चावला जी हैं, चावला जी has been studying here since yesterday. The request करूँगा चावला जी से इन प्रकारों को अर्पण ने कहा दिया कि याद रखिए अपना प्रेजेंटेशन वो रखे आपके सामने और मैं इनको आपके हवाले करता हूँ, आपको इनके हवाले नहीं। आइए। अच्छी बात है। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। राणा साहब मंचस्थ हैं और मैं पहले बहुत कुछ लिख के लाया था, पर मुझे लगता है कि यूं ही बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे बीच विद्वान उद्भट विद्वान कश्मीर से मैं सबको नमन करता हूं और कुछ हमारे पुराने परिचित भी हैं जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया था, जिनमें सत्यभामा जी दिख रही हैं, इधर ललित जी हैं और लाभ सब बाहर बैठे हुए थे। हाँ, बाहर तो उन्होंने मुझे पहला मौका वो ISBS यानी इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ वो 2009 में हुआ था कश्मीर विश्वविद्यालय में। तो वो मेरा पहला मौका था कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ देखने का। और अब ये दूसरा मौका है, यानी आप समझ सकते हैं कि भाई 13-14 साल बाद मैं आ रहा हूँ। और अब मेरा नाम किसी मित्र ने सजेस्ट कर दिया साहित्य अकादमी में, तो मैं साहित्य अकादमी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम ये मौका दिया कि मैं दूसरी बार कश्मीर देख सकूँ। लेकिन इस सारी भूमिका के बाद मैं नमन जो है वंदना पहले करता हूँ। जब भी कहीं आलेख पढ़ता हूँ तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कल से मैं पूरी कोशिश कर रहा था बैठ के एकाग्रता के साथ सुनूं कि कश्मीर ने किस तरह से जज्ब किया था बुद्धिज्म को, है ना। और हमारे एक विद्वान थे, उन्होंने बताया कि फोकलोर में भी किस तरह शून्यवाद और ये चीज़ें जज्ब हुई। फिर शैविज्म भी आया। तो कश्मीरी जो सभ्यता और संस्कृति है वो अपने आप में बड़ी क्या उसे कहते हैं कि वाइब्रेंट है। उसने चीज़ों को जज्ब किया है, अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया है और अभी भी वो खुले हैं। कहीं से ज्ञान की धारा अगर आती है तो वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई उनके मन में कोई बैरियर नहीं है। और जब लोगों से मैं बात कर रहा था तो एक उसमें शब्द आया मिलिंद पहिया, है ना, कि भाई वो उनकी बातचीत में भी मिलिंद पहिया शामिल है कि ये जो भला भला तुम कह रही हो इस मिलिंद पहिया से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। तो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जैसे जमान साहब ने कहा कि टू दी पॉइंट क्रक्स बता देना है। और जो जातक है जिस पर मेरा PhD वर्क है, इंजीनियर रहा मैं, लोग पूछते भी हैं कि भाई कहाँ से आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और कहाँ से आप जातक का आपने कर लिया, है ना। तो राणा साहब के जब नालंदा में गया था तब भी जातक, और क्या कहते हैं अभी भी जातक, यानी 20-25 साल से जातक ही चल रहा है। तो इसका एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि 547 कहानियाँ हैं महाराज, 547। आप एक एक कहानी भी सुनाएंगे तो 547 आपको ऐसे कॉन्फ्रेंसेस चाहिए। और जब मैं लोगों से वहाँ यूनिवर्सिटीज में जाके बोलता हूँ तो बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि भाई ये जातक जो है ये मैनेजमेंट की केस स्टडीज हैं। इसे आप पूर्व जन्म से, बुद्ध के पूर्व जन्मों से रिलेट करते हैं तो बहुत धोखा खाते हैं, है ना। जैसे हमारे बौद्ध विहारों ने, मंक्स ने धोखा खाया, अस्तवीरों ने धोखा खाया। वो इसे समझने लगे कि ये पूजा की किताब है, बंद करके शताब्दियों पड़ी रही बात। लेकिन दरअसल जो चीज़ उसमें मुझे निकल के आई मेरे सामने वो ये थी कि भाई मॉडर्न मैनेजमेंट क्या बता रहा है और बुद्धिस्ट मैनेजमेंट क्या बता रहा है। तो जो केस स्टडीज के द्वारा जो समझाने का मेथड है, जो आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लोग अप्लाई करते हैं, और चूंकि मैं MBA कर रहा था उस समय हमारे साथ भी यही चल रहा था, बल्कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में तो एक हम लोग को कारखानों से बुलाया जाता था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता था रांची में, और वहाँ जब ये पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो बाकायदा केस स्टडी सामने पेपर
दे दिए जाते थे कि ये XYZ कंपनी है, उसमें मिस्टर ABC है, इस तरह की प्रॉब्लम है, बता इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक मेथड ऑफ टीचिंग है, और ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहारों में शास्त्रा यानी भगवान बुद्ध अप्लाई कर रहे थे। सिर्फ कहने का ढंग अलग था, जाहिर है, वो आज की टर्मिनोलॉजी तो थी नहीं उस समय, और उसे फिर आम भाषा में, पाली भाषा में, जैसे कि सुबह हमारे विद्वानों ने कहा कि जो कम्युनिकेशन गैप रहा, वो कम्युनिकेशन गैप इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पाली के माध्यम से नहीं बताया गया, संस्कृत के माध्यम से बताया गया। और ये बात बहुत हद तक सच है, अगर कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो आपकी बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो कम्युनिकेट नहीं होती। और इस बात को शास्त्र बहुत अच्छी तरह समझते थे। मैं आपको हैरान करने वाली वो कहानियां सुनाऊंगा कि इतनी अच्छी तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल को समझाया है कहानियों में। बल्कि एक टर्म मैंने दिया कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कि आप कम्युनिकेशन द्वारा बंदे का इलाज भी कर सकते हो, ऐसी कहानियां हैं। ये देखिए, अभी मॉडर्न जगत में अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ऐसी चीजें रिसर्च की उसमें हैं शामिल कि मैं जातक को आपके सामने एक बहुत बड़े ट्रेजर ऑफ विजडम के रूप में मैं रखना चाहता हूँ। जातक पर ही मुझे बोलना है, तो जातक को इस रूप में अगर आप समझें कि हमारे एंशिएंट विजडम का एक बहुत बड़ा खजाना जातक है, और ये पाली भाषा में उपलब्ध है। ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि ये पाली भाषा में उपलब्ध है। अब हुआ क्या है, क्यों लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली, उसका कारण ये था क्योंकि संस्कृत में भी जातक माला लिखी गई। आर्यसूर एक विद्वान हुए, उन्होंने वहीं से आइडियाज लेकर के जातक माला लिखी। जवान साहब, मैं चाहूंगा आपको तवज्जो, सुन रहा, मैं सुन रहा हूँ। तो वो संस्कृत में जब आई जातक माला, अब और लोगों से जब हिंदुस्तान में बात करता हूँ तो उसी का रेफरेंस आता है, जातक माला। और इधर जो जातक है वो अपने उस रूप में महफूज तो है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं है। इवन हमारे बौद्ध विहारों में भी जो मंक्स हैं, जो स्थविर हैं, वो उस रूप में उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब भदंत आनंद कौशल्यायन जी जब आए 1936 में, उन्होंने इसका तर्जुमा पाली से हिंदी में किया। अब हिंदी में जब वो चीज आ गई 1936 में, आप देखिए 1936 के बाद जो भरमार हो गई आपके बाजार में जातक की कई रूपों में, वो क्या था, अगर अभी भी आप जाए, मैं आपको मतलब पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आप किसी भी जगह जाकर जातक किताब खरीदेंगे, वो जो जातक कहानी आपको मिलेगी वो कट पीस है, वो पूरी कहानी नहीं है। इसलिए ज्यादा करके मुझे बताना पड़ता है कि भाई जातक अट्टकथा जो साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपी है, और अब उसका पाली और हिंदी एक साथ उपलब्ध है। अगर आप विद्वान उस रूप में अगर उससे चाहते हैं कुछ सीखना, तो बाजारों में जो जातक उपलब्ध है उस पर ध्यान न दे करके वो जातक अट्टकथा का जो है 7 ग्रंथ है, उनको आप पढ़िए। बहुत सारी चीजें जिनसे आप मेरे साथ आप क्या कहते हैं, मेरी बात पे यकीन करेंगे कि साची में सचमुच में ये तो मैनेजमेंट की कहानी है। लोगों ने ये मानकर कि ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, ऐसे गंदे निष्कर्ष निकाले हैं, इतने भ्रामक निष्कर्ष निकाले हैं कि वो खुद अपने उस जाल में फंस जाते हैं। कई से कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो नारी विरोधी हैं क्योंकि उसमें ऐसी कहानियां हैं। कई कहते हैं कि ये तो उसमें बिल्कुल पोर्नो है। इस तरह की चीजें जो जातक के बारे में है, वो सारे भ्रम इसी वजह से है क्योंकि आपने उनको जोड़ दिया है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के साथ। तो मैं इन शब्दों के साथ आपको जातक के अब आंगन में लिए चलता हूँ कि जातक दरअसल है क्या। गौतम बुद्ध से व्हाट इज जातक? हुआ क्या है, हर कहानी में जातक एक बोधिसत्व का चरित्र है। बोधिसत्व है, हर कहानी में आप पाएंगे एक बोधिसत्व आता है। चाहे वो 10 लाइन की कहानी है, बोधिसत्व आया है, उसने वो काम
किया अथवा कहा और उसके बाद उसका रोल खत्म। एक जातक जो है दूसरे कहानी में इंटरफेयर नहीं करता। आप कहेंगे क्या वो एक ही काम के लिए आया था, बस उसका पूरा लाइफ खत्म हो गया? इसका अर्थ ये निकला उसमें, क्योंकि वो एक केस स्टडी है, वो एक सचमुच की ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो पूर्व जन्म की कोई घटना नहीं है। वो इसी तरह से है कि जैसे हम अपने रोजमर्रा में कहानियां बता करके एक दूसरे को समझाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आपको ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए मेरा एक मित्र है, वो मुझसे आके कहता है कि देखिए ना, मैं ये जल्दीबाजी में चढ़ गया था स्लीपर कोच में और वहाँ मुझे टीटी ने पकड़ लिया, मेरी ये सुपर फास्ट की टिकट नहीं थी और उसने मुझे 500 रुपये फाइन कर दिया। अब ये उसने आके बताया, मैं उसे एक सलाह दे सकता हूँ और एक कहानी के रूप में कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि देश से तो गलती से चढ़ गया और अगले स्टेशन में उतर जाता हूँ, तो उन्होंने नहीं किया, है ना। प्लॉट एक ही है। अब उसमें एक चरित्र है जो वो उसका समाधान बता दे रहा है, सॉल्यूशन बता दे रहा है। तो जातक अट्ठ कथा को जब आप पढ़ेंगे तो वो इसी रूप में है। पहले एक कथा आएगी, उसको कहते हैं पाली में पच्चुपन्न वस्तु, यानी वर्तमान कथा, प्रेजेंट स्टोरी, और उसके साथ अटैच्ड है एक अतीत वस्तु यानी पास्ट स्टोरी। ठीक है, जब तक इन दोनों कहानियों को आप एक साथ मिला के नहीं पढ़ते हैं, आपको उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वो रहस्य बना रहेगा कि ऐसा क्यों कहा। अब देखिए, कहानी कहने की जो स्टाइल है उस वक्त जो इनको लिखा जा रहा था, ये काम कर रहे थे बुद्ध घोष, और ये 4वीं शताब्दी की बात है। भगवान बुद्ध तो सभी बीसी एरा में रहे हैं, उसके बाद 400-500 साल बाद ये कहानी लिखी जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? त्रिपिटक में जगह मिली है जातक को, त्रिपिटक में जगह मिली है खुद्दक निकाय के 10वें ग्रंथ के रूप में, यानी सुत्त पिटक लिखा गया होगा, विनय पिटक लिखा गया होगा, है ना। उसके बाद इसको मान लीजिए जब संगायन हो रहा था तो जातक को बाद में एक जगह मिली, उसमें गाथाएं हैं। भगवान बुद्ध जो है वो गाथा गाते थे, एक गेय पद की तरह थी और गाथाएं। और जब पुराने आप पाली का टेक्स्ट लेंगे तो जातक की वो सारी गाथाएं उसमें हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो कालांतर में खो गया, किसी को पता नहीं उसका क्या अर्थ है। तो उस अर्थ को खोलने के लिए, क्योंकि उन 2 लाइनों में उस गाथा में क्या सूत्र है, एक कहानी छुपी हुई मिलती है। मैं अभी उदाहरण दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उन 2 पंक्तियों में न तो कोई धर्म है न कोई दर्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ एक कहानी है। अब उस कहानी को सूत्र रूप में उन 2 लाइनों में इसलिए दे दिया गया था ताकि जो अस्थविर हैं, जो धम्मकथिक हैं, जो भिक्षु हैं, वो याद कर लेंगे। आपको पता उस समय ओरल ट्रेडिशन चल रहा था, भगवान बुद्ध के लाइफ टाइम में चीजें लिखी नहीं गई थी, ओरल ट्रेडिशन से ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जातक ट्रेवल करते रहे। और जब बुद्ध घोष आते हैं इसके लिखने पर, तो उनको वो कहानियां ढूंढ के लानी पड़ती हैं। कहाँ से? सिंगल से, है ना। पाली उस समय यहाँ वो सारी कहानियां मौजूद नहीं है, वहाँ सिंगल टेक्स्ट में जा करके और महाविहारों से बात करके और फोक लोगों से इस तरह से वो कहानियां इकट्ठी करके लाते हैं। और ऐसा लोग कहते हैं कि भाई कालांतर में भी कहानियां उसमें जुड़ती रही, है ना। भरत सिंह उपाध्याय हैं, है ना, इस तरह के जो पाली के विद्वान बताते हैं कि भाई शैली में भी अंतर आया है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि एक साथ सारी कहानियां लिखी गई होंगी। तो समय लगा है इन कहानियों को लिखने में। बहरहाल हम इसके उस पक्ष पर आते हैं जिसमें मैनेजमेंट की बातें मिलती हैं। तो जो जातक है वो मान लीजिए एक गाथा के रूप में है, एक गेय पद है। भगवान हो सकता है उसका गा करके करते हैं, जैसे आज भी अगर बड़े आप संत महात्मा को देखते हैं कथा करते हुए, तो बीच में संगीत के साथ गा के सुनाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम माना जाता है, कविता के माध्यम से लोगों को चीज जल्दी समझ में आती है। तो अगर आप जातक अट्ठ कथा को पढ़ेंगे सर, तो आपको उसमें दोनों चीजें मिलेगी, गद्य और पद्य, दोनों का मिश्रित रूप है, जिसे हम लोग हिंदी साहित्य में कहते हैं चंपू काव्य।
तो चंपू काव्य की ये रचनाएं जो है वो जातक अट्ठकथा में है। अब एक गेय पद है, मान लीजिए, उस गेय पद की अर्थ वर्णना, पाली में कहेंगे अर्थ वर्णना, यानी उसका अर्थ की वर्णना जो है वो भी बुद्धघोष ने की। वर्तमान कथा से पहले एक लाइन दे दी कि भगवान इस समय कहाँ पर हैं, यानी किस विहार में है या किस संघाराम में है, किस आराम में है, भगवान किस जगह पर स्थिति है उनकी, जहां वो ये गाथा कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी सूचना हर जातक अट्ठकथा के प्रारंभ में मिलती है। उससे आप देखेंगे कि एक इतिहास जुड़ता चला जा रहा है। और इस चीज को बुद्धघोष ने शुरू में ही जो प्रस्तावना लिख रहे हैं वही कह दिया कि देखिए, जातक के 3 भाग हैं, दूरे निदान, अविदूरे निदान और संतिके निदान। तो जो संतिके निदान वाला पोर्शन है वो वैसा पोर्शन है जो बिल्कुल सच्चाई लिए हुए है, क्योंकि वो बुद्ध के लाइफ के साथ चल रहा है। जब से उन्होंने बोधिसत्व के रूप में नहीं, बुद्ध के रूप में बुद्धत्व प्राप्ति कर ली है, और उसके बाद वो जब प्रचार अपने धम्म का कर रहे हैं, वहां से पहली कहानी से शुरू करके और उनकी आखिरी कहानी तक वो साथ साथ एक स्टोरी चल रही है। अगर वो मगध में है तो सम्राट बिंबिसार हैं, अगर कौशल में है तो प्रसेनजित हैं। अब उनके पास जो है मिलने के लिए जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो उपासक हैं या सेनापति हैं या खुद महाराजा हैं, तरह तरह के लोग उनके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा महापुरुष जो है जब धम्म उपदेश कर रहा है और हर व्यक्ति में उस समय चेंज हो रहा है। उस समय का जो भारत का एक परिदृश्य है उसको आप देखेंगे तो उसमें तमाम तरह के आडंबर, यज्ञ, बलि वगैरह वगैरह सारे तरह के पाखंड हैं जो उस समय भगवान बुद्ध अपना ये काम उन्होंने शुरू किया है ना। और सोशल चेंज कर रहे हैं। समय आप बता रहे हैं कि जल्दी कर लो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 10 मिनट के अंदर मैं सारी बात आपको समझा दूंगा कि इसमें मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट वहां पर ये है कि जब उनके पास, भगवान बुद्ध के पास कोई आ रहा है अपनी समस्या लेकर के, और तमाम तरह के लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ उनके पास आ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते कि भैया ये ताबीज पहन लेना या 5 बार नमाज पढ़ लेना या वहाँ हरमंदिर साहब में जाकर खड़ा होकर के 2 बार स्नान कर लेना या हरिद्वार चले जाना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उनका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, एक अतीत कथा सुनाते हैं। सिमिलर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसके सिमिलर एक प्रॉब्लम ऐसी हुई थी पहले, वहां बोधिसत्व ने इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और वो जो बताने जा रहे हैं वो एक केस स्टडी है। अब उसमें से तुम अपने मतलब का देख लो किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ी टेक्निक जो मुझे लगी कि मैनेजमेंट की इतनी सुंदर टेक्निक है, आज भी हम इसको अप्लाई करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो भगवान बुद्ध की वो जो स्टाइल है कि एक बोधिसत्व का चरित्र ले आना, खुद नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा कर लो, बोधिसत्व एक सोल्यूशन दे रहा है। अब आगे बोधिसत्व के हिसाब से तुमको अगर सूट करता है तो करो, नहीं तो अपनी राह लो। तो ये जो एक स्टाइल है, ये मुझे लगा कि बिल्कुल साइंटिफिकली वो इस चीज को बात कर रहे हैं। हर कहानी में वो एक साइंटिफिक सॉल्यूशन देते हैं। 2-3 कहानियां मैं बताऊंगा जो कि बहुत फेमस कहानियां हैं, है ना, और बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाएं कि जातक है क्या असल में। और जातक के जो 5 हिस्से हैं, वर्तमान कथा, अतीत कथा, गाथा, अर्थ वर्णना, समोधान। जब हम आते हैं समोधान वाले पोर्शन पर, वहां जन्मों का मिलान है जिसने लोगों को भ्रमित कर दिया। जन्मों का मिलान का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान कथा में जो एक पात्र है वो अतीत कथा में क्या पात्र था, इस बात को कहने के लिए जो बुद्धघोष ने स्टाइल चुनी है उसने लोगों को भरमाया शायद ये पूर्व जन्म की, लेकिन ये पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सिर्फ कहने की एक टेक्निक है। और अंत में ये लाइन जब कही जाती है कि बोधिसत्व कोई और नहीं मैं ही था, वो लाइन जो है उसको लोगों ने समझा कि बुद्ध अपनी पूर्व जन्म की कोई कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां मतलब कि ये हमारा बोधिसत्व प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी ये जो सॉल्यूशन दे रहा है उसमें मेरी सहमति है।
और उनकी सहमति देखिए शुरू से सम्यक में है। अब आप आ जाइए कि सम्यक का निर्वाह जो है कैसे किया जाए, इसकी बात जातक कथाएं कह रही हैं। सम्यक का निर्वाह कैसे किया जाए? अब सम्यक क्या होता है? 2 लाइनों में सम्यक की बहुत अच्छी परिभाषा स्वयं भगवान बुद्ध दे रहे हैं। वीणा की तार को इतना ज्यादा मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी न छोड़ो कि कुछ उसमें सुर ही ना निकले। यानी कहने का मतलब है कि आप दोनों एक्सट्रीम जो है वो अवॉइड कीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए मतलब वो 0% हो गया, पूरा टाइट कर दिए मतलब वो 100% हो गया। तो ये दोनों एक्सट्रीम को हटा दीजिए, उसके बीच में आप ऑप्टिमाइज कीजिए, आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, वो सम्यक सोल्यूशन होगा। इस बात की जो गवाही है वो हर जातक कथा दे रही है, टेक्निक को बता रही है, ठीक है। और सूत्र रूप में वो ये है कि भाई अति का निषेध, अति छोड़ दीजिए, सम्यक का निर्वाह कीजिए, आपको एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन सॉल्यूशन मिलेगा। और यही भगवान बुद्ध के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा वरदान मैं कहूँगा। थैंक यू। आज दुनिया भर की समस्याएं जो हमारे सामने हैं उसका कारण सिर्फ यही है, मॉडर्न मैनेजमेंट। क्योंकि आपने अति कर दी है, जहां अति होगी वहां संतुलन गड़बड़ाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ये हम पूरे साइंस के स्टूडेंट होने के नाते इसको हम बार बार देखते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जातक कथाओं को इस नई रोशनी में पढ़ेंगे। और पुनः एक बार मैं फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जवान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक्स।